एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें हेनरी फ्योल ने दिया है, जिसका कि टाइम पीरियड था 1841 से लेके 1925। ये एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट था, जिसने कि फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को। और उसने ये आइडेंटिफाई किया था कि प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है और कंट्रोलिंग होता है। उसने ये सजेस्ट किया था कि एक मैनेजर के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी वो अच्छा मैनेजर बन सकता है, जैसे कि फिज़िकल क्वालिटी, मोरल, एजुकेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस। और फ्योल को हम कहते हैं, हेनरी फ्योल को हम कहते हैं फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट। और इसने हमें दिए हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू फ्योल कि एंटायर वर्क जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसको डिवाइड करना चाहिए स्मॉल टास्क में या जॉब्स में, और एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट को भी रखना चाहिए जो कि सारी जॉब को परफॉर्म करे। ऐसा करने से पर्पज़ ये होता है कि हम अपना काम ज़्यादा करते हैं और एफिशिएंटली करते हैं विद द सेम एफर्ट। फ्योल की इंटेंशन थी कि डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो हमारे को ज़्यादा प्रोड्यूस कराएगा, बेटर वर्क कराएगा और स्पेशलाइजेशन भी करवाएगा, जिससे कि सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो ह्यूमन एफर्ट्स है, वो एफिशिएंट वे से काम को करेंगे। फ्योल ने अप्लाई किया है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क सारे टाइप के वर्क में, टेक्निकल और मैनेजरियल दोनों में। और उसने ये प्रिंसिपल को अप्लाई किया है हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट ऑफिसर्स में। और इसके बाद कंपनीज में भी उसने ये देखा है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में, ह्यूमन रिसोर्स में ये बहुत हेल्प करता है। एडवांटेज इस प्रिंसिपल का ये होता है कि इसमें स्पेशलाइजेशन होती है और इसके अंदर जो है आउटपुट इंक्रीज हो जाता है और वर्क जो होता है वो ज़्यादा सिंपलर हो जाता है। इस प्रिंसिपल का एडवर्स इफ़ेक्ट ये होता है कि इसमें कई बार लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन भी हो जाती है, परफॉर्मेंस भी कई बार वर्कर्स करते हैं और पुअर भी होता है कई बार स्पेशलाइजेशन, और एफिशिएंसी भी कई बार सफ़र होती है और वेस्ट ऑफ टाइम भी कई बार हमें दिखता है। सेकंड प्रिंसिपल है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू फ्यूल अथॉरिटी जो है वो राइट है टू गिव ऑर्डर्स and to obtain obedience, whereas responsibility means obligation to complete the job assigned on time. According to the principle, हमारे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर एक्सेस ऑफ अथॉरिटी होती है तो इसका मिसयूज़ होता है, और अगर मतलब दोनों में जो है पैरिटी होनी चाहिए। पैरिटी का मतलब होता है इक्वल। एडवांटेज इस प्रिंसिपल का ये होता है कि इससे रिड्यूस होता है मिसयूज़ होता है, रिड्यूस होता है अथॉरिटी का, और इसकी परफॉर्मेंस जो होती है इसमें विदाउट डिले काम होता है और काफ़ी बेटर जो है वो वर्क की परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिलती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अथॉरिटी जो है इसमें जो है सबऑर्डिनेट जो होता है वो अच्छी तरह से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है। और अगर एक्सेस अथॉरिटी दी जाए तो कई बार मिसयूज़ भी हो जाती है अथॉरिटी की, ये भी ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद है डिसिप्लिन का थर्ड प्रिंसिपल। इसमें उसने कहा है कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ओबीडियंस, रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी, ओबेइंग एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में होने ज़रूरी हैं। और डिसिप्लिन जो है वो हर लेवल पे रिक्वायर है, इवन सुपीरियर के लेवल पे भी रिक्वायर होता है। और हर काम जो है वो क्लियर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। और अगर काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है तो इसलिए जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़ भी लगानी चाहिए। एडवांटेज इस प्रिंसिपल का ये होता है कि स्मूथ फंक्शनिंग होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। और अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो अनहेल्दी रिलेशन बनते हैं और हमारे प्रोडक्टिविटी जो है वो एडवर्सली अफेक्ट करती है। फोर्थ प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब होता है कि एवरी सबऑर्डिनेट शुड हैव वन सुपीरियर, यानी कि हमारा एक ही बॉस होना चाहिए एक इंडिविजुअल का। और अगर हमारे बड़े सारे बॉसेस होंगे
तो उससे क्या होगा कि कन्फ्यूजन पैदा होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, इवन सुपीरियर्स में भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। और इससे हमारी स्टेबिलिटी नहीं आती अगर ज़्यादा ऑर्डर हो। और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में भी आप ये देखते हो कि डुअल सबऑर्डिनेशन को अवॉइड किया जाता है। तो जिस तरह से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो एक एग्जांपल है यूनिटी ऑफ कमांड का। इसका एडवांटेज ये होता है कि इससे कन्फ्यूजन दूर होता है, रिड्यूस होता है कॉन्फ्लिक्ट, और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बेटर होती है। एडवर्स इसका इफेक्ट है, नेगेटिव है कि अथॉरिटी कई बार कम महसूस होती है, कन्फ्यूजन होता ही है, और डिसिप्लिन की प्रॉब्लम भी आती है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, वन हेड वन प्लान, यानी एक हेड का एक ही प्लान होना चाहिए। यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और एडवांटेज ये होता है यूनिटी ऑफ एक्शन का कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स बहुत स्मूथली अचीव होते हैं और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी होता है, और लैक ऑफ यूनिटी ऑफ एक्शन भी होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा स्केलर चेन। फ्यूल ने कहा है कि जो एक चेन है वो सुपीरियर से स्टार्ट होना चाहिए, रेंजिंग फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, और आपस में मैनेजर्स का हर लेवल पर लिंक होना चाहिए। स्केलर चेन जो होता है वो एक चेन ऑफ कमांड होता है जो टॉप लेवल से लेके मिडिल लेवल फिर लोअर लेवल तक जाता है। और ये एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड ये जाता है स्केलर चेन। और फ्यूल ने सजेस्ट किया है कि स्केलर चेन जो है उसका ये भी काम है कि विदाउट डिले जो है काम हो, जिसके लिए उसने जो है गैंग प्लैंक का यूज़ किया है कि अगर डिले को हमें कम करवाना है तो हमें सेम रैंक या इवन ऊपर नीचे भी अथॉरिटी के लोग आपस में डायरेक्टली बात कर सकते हैं। एडवांटेज ये प्रिंसिपल का ये होता है कि ये स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है। एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि कम्युनिकेशन गैप बन जाता है, वायलेशन भी होते हैं अथॉरिटीज़ के, और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिलेशनशिप क्लियर नहीं होता। डायग्राम को एक बार और हम देख लेते हैं ज़रा ध्यान से। ये स्केलर चेन का डायग्राम है, और आप ये देख रहे हैं कि जो सजेशंस हैं वो नीचे से ऊपर जाएंगी, और जो ऑर्डर्स होते हैं वो जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। और बीच में जो आपका ये टास्क के बीच में आप सी और आई को देखिए, ये बीच में मैच हो रहा है, बीच में ब्रोकन लाइंस में शो हो रहा है। ये जो है ये हमारा गैंग प्लैंक होता है। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल करते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फ्यूल कहता है कि इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए बाकी सारे इंटरेस्ट के। यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को तो आपको इग्नोर करना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को जो है वो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। और हमेशा जो है इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे गोल्स अचीव होते हैं, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट की जगह जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स काफ़ी अच्छे अचीव होते हैं। अगर आप इस प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करोगे तो इससे क्या होगा कि लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे, ज़्यादा उसको ही मानेंगे पर्सनल इंटरेस्ट को, और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को थोड़ा इग्नोर करेंगे, और कॉन्फ्लिक्ट भी राइज होगा। रेमुनरेशन ऑफ पर्सनल क्या होता है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है ये। अकॉर्डिंग टू फ्यूल जो है रेमुनरेशन जो है और मेथड ऑफ पेमेंट जो है वो बहुत फेयर होना चाहिए, और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देने वाला होना चाहिए एम्प्लॉयज़ को। क्योंकि आफ्टर ऑल जो है एक जब हार्ड वर्क ह्यूमन बीइंग करता है तो उसको प्रॉपर सैलरी मिलनी ज़रूरी है। और इसके जो है जो रेट ऑफ रेमुनरेशन है वो डिपेंड करता है फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ऑर्गेनाइजेशन की, एवरेज वेज रेट क्या है, क्वालिटी ऑफ काम क्या किया है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या चल रही है सोसाइटी में, और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है एम्प्लॉय का। इन सब चीज़ों पे काफ़ी मैटर करता है। अब हम पढ़ते हैं कि एडवांटेज क्या होते हैं इस प्रिंसिपल के, रेमुनरेशन के। एक तो ये एम्प्लॉयज़ को जो है मोटिवेट करता है ये, और इससे एम्प्लॉयज़ का वर्क पूरा होता है। और गुड एम्प्लॉयर जो है
वो एम्प्लॉय के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप को भी इस्टेब्लिश करता है। एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि अगर इनजस्टिस हो रिगार्डिंग रेम्युनरेशन, तो ये और एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करता है और इससे अनहेल्दी रिलेशन बनते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो टॉप लेवल के पास रहेगी, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी विद लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द फ्यूल कि अथॉरिटी जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है और डिस्पर्स होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। और मेजर डिसीजन मेकिंग जो है और प्लानिंग की जो स्ट्रेटजी है वो हमेशा सेंट्रलाइज होनी चाहिए, और जो रूटीन वर्क होता है उसको लोअर लेवल तक बांट देना चाहिए, यानी डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। एडवांटेज इस प्रिंसिपल का ये होता है कि टॉप लेवल के पास जो होती है वो कंट्रोल होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, और इम्पॉर्टेंट इश्यूज वगैरह सारे टॉप लेवल डील करता है, और इम्पोर्टेंस जो है सबॉर्डिनेट की वो बढ़ जाती है, वो फील करते हैं मोटिवेटेड। एडवर्स इफेक्ट ये है कि सेंट्रलाइजेशन से कई बार डिले ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन से कई बार मिस यूज ऑफ अथॉरिटी होती है लोअर लेवल के मैनेजर्स में। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा ऑर्डर का। ऑर्डर जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर का मतलब है कि प्रॉपर प्लेस होना चाहिए रॉ मटेरियल और मशीन का, और सोशल ऑर्डर का मतलब होता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो पीपल हैं, वो भी एक प्रॉपर प्लेस पे होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू फ्यूल जो है ऑर्डर मीन्स अ प्लेस ऑफ एवरीथिंग, एवरीवन एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। फ्यूल इंसिस्ट करता है कि हमेशा हर चीज़ का मटेरियल वगैरह का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, जिससे कि एनर्जी वेस्ट नहीं हो सर्च करने में मटेरियल को हर पर्सन को। अगर मान लो किसी वर्कर को टूल की ज़रूरत है तो उसको पता होना चाहिए कि वो टूल जो है वो किस रूम में मिलेगा। एडवांटेज ये होता है कि इससे इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्स का, स्मूथ और सिस्टमेटिक फंक्शनिंग होती है, टाइम सेव होता है। एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि अगर आप इसको वायलेट करोगे प्रिंसिपल को, तो टाइम और एनर्जी का मिसयूज़ होगा। सोशल ऑर्डर भी वायलेट करोगे तो ये कांटेक्ट करना लोगों को इजी नहीं होगा, कौन कहाँ बैठा हुआ है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हर एक का प्लेस हर एक को पता होना चाहिए, और इससे क्योस भी नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत क्लैरिटी रहती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट सेम काइंड ऑफ वर्क के लिए, और ये हमें हमेशा बताता है कि जस्टिस और काइंडनेस होना चाहिए ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए, और फेयर और इम्पार्शल होना चाहिए मैनेजर को सबॉर्डिनेट के लिए। एम्प्लॉयज़ जो है वो अपना बेस्ट तभी देंगे जब आप उनके लिए काइंड, फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट वाले बन जाओगे। और सेम रेट की वेजेस मिलनी चाहिए सेम जॉब के लिए, जो सेम लेवल की सिमिलर जॉब परफॉर्म करते हैं उनको सेम वेज मिलनी चाहिए। और वर्कर को जो है ना तो ज़्यादा फेवर करो और ना ही उनको पनिश करो। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको हटा देना चाहिए और कम से कम रखना चाहिए, बल्कि मेरे हिसाब से तो होना ही नहीं चाहिए डिस्क्रिमिनेशन। और मतलब कोई भी अगर आप किसी एम्प्लॉय को अगर कोई लीव की भी ज़रूरत हो तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एडवांटेज प्रिंसिपल क्या ये होता है कि इससे लॉयल्टी और डिवोशन जो है एम्प्लॉयज़ का बढ़ जाता है, कॉर्डियल रिलेशन बनते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, और एम्प्लॉय जो होता है वो काफ़ी मोटिवेटेड रहता है और एफिशिएंटली काम करता है। अगर आप इस प्रिंसिपल को डिसोबे करते हो, नहीं फॉलो करते, तो इससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, अनहेल्दी रिलेशन जो है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में बनते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। इसका मतलब है कि पीपल और एम्प्लॉय जो होते हैं वो ज़्यादा मूव नहीं करने चाहिए फ्रिक्वेंटली, और उनकी सर्विस पोजीशन फिक्स होनी चाहिए, और उनको ज़्यादा रिमूव नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है इनसिक्योरिटी आती है इंडिविजुअल के माइंड के अंदर। और अगर आप उसका फ्रीक्वेंट एम्प्लॉय का टर्मिनेशन करते हो या उसका ट्रांसफ़र करते हो तो
नहीं करना चाहिए ऐसा। और अगर अनअवॉइडेबल है तब आप करिए, अदरवाइज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लो किसी एम्प्लॉय की कोई इलनेस हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो, उस टाइम आप उसको सोचा जाए कि भई किसी और को हम ला सकते हैं, उसको हटा के, या कोई ऐसी इमरजेंसी है, अदरवाइज़ नहीं करना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। आप अपने एम्प्लॉय को पहले प्रॉपर्ली सेलेक्ट करो और उसके बाद उससे अच्छी तरह से काम लो। ये नहीं कि आप बीच-बीच में उसको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में डाल दो कि हम उसको रिमूव कर देंगे। इस टाइप की टेंडेंसी ठीक नहीं होती। क्योंकि अगर आप अच्छा स्टेबिलिटी अगर आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में एम्प्लॉइज़ की नहीं है, अगर बार-बार आपके लोग आपके काम को छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में ये कमी को रिफ्लेक्ट करता है। ना कि ऑर्गेनाइज़ेशन एम्प्लॉयी की, बल्कि ऑर्गेनाइज़ेशन की कमी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है कि आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम चल रही है कि आपके पास कोई टिक कर काम नहीं करता। एडवांटेज क्या है इस प्रिंसिपल का? इससे जॉब सिक्योरिटी पैदा होती है, एम्प्लॉई जो है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, वेस्टेज कम होता है, रिसोर्स क जो है उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन होता है, मिसयूज़ नहीं होता। एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं इसके, अगर आप इसको फॉलो ना करो इस प्रिंसिपल को, तो फ्रीक्वेंट चेंज होता है जॉब में, कॉस्ट की बहुत अननेसेसरी वेस्टेज होती है, और न्यू एम्प्लॉय जो होते हैं उनको टाइम लगता है नए एनवायरनमेंट में सेट होने में, और एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है एम्प्लॉय के माइंड में। 13 प्रिंसिपल है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में फियोल ने ये सजेस्ट किया है कि एम्प्लॉय को जो है हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले और एग्जीक्यूट करे अपने प्लान्स को। इससे एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करता है, और मैनेजर को भी वेलकम करने चाहिए नए आइडियाज़ और सजेशंस को, और फ्रेमिंग प्लान में भी एम्प्लॉय का रोल कुछ होना चाहिए। और इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने एम्प्लॉय को फ्रीडम दे दी कि वो कोई भी काम करे, जैसे मर्जी करे, नहीं, ये नहीं होता। बल्कि एम्प्लॉय जो है हमेशा इनिशिएटिव ले, बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें कोई भी डिसओबीडियंस का स्कोप नहीं होता, मतलब देयर इज़ नो स्कोप फॉर डिसओबीडियंस। एडवांटेज प्रिंसिपल का ये होता है कि एम्प्लॉय सेटिस्फाई होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट ये होता है कि वो अच्छी तरह से अपनी पूरी एबिलिटी में काम नहीं करते, और अपॉर्चुनिटी अगर सफिशिएंट नहीं मिले तो काम अच्छा नहीं होता। लास्ट प्रिंसिपल है हमारा एस्पिरेटरी कॉर्प्स। इसका मतलब है टीम वर्क और यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एस्पिरेटरी कॉर्प्स का मतलब होता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, और इसमें एम्फेसाइज किया जाता है टीम वर्क को टीम स्पिरिट में, और ये कोशिश की जाती है कि हर इंडिविजुअल अच्छी तरह से काम को करे टीम के साथ मिलके, और मोटिवेटेड भी फील करे। इसके अंदर जो है एस्पिरेटरी क्रॉस में आई को जो है वो हटा दिया जाता है और वी को लेकर आते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि हमेशा मैंने किया ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन ने किया, एज ए टीम हमने काम को किया। एडवांटेज प्रिंसिपल का ये होता है कि टीम स्पिरिट बनती है, एक